आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बाल गोविंद भगत। क्षितिज भाग 2 क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। बाल गोविंद भगत एक उत्तम चरित्र के व्यक्ति जो पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। उनके बारे में पढ़कर हम लोग जानेंगे कि हर व्यक्ति को बाल गोविंद भगत जैसी सोच, उनके जैसा चरित्र सभी को अपने अंदर विकसित करना चाहिए। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के, मंझोले मतलब मिडिल, ज्यादा लंबे भी नहीं थे, ज्यादा छोटे भी नहीं थे, गोरे चिट्टे आदमी थे। एकदम देखने से ही उनका शरीर चमकता था। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे। बाल पका हुआ था लेकिन लंबा लंबा दाढ़ी बोलिए या फिर बालों केश जब नहीं धोए जाते हैं तो जट लग जाते हैं। तो भगत नाम सुनकर ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई जटा वटा होगा, ऐसा नहीं था। किंतु हाँ, हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। चेहरे पर दाढ़ी भी सफेद, बाल वगैरह की जो लटें थी वो भी सफेद थी, चेहरे पर आकर गिरती थी तो चमचमाता रहता था चेहरा। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। बहुत कम कपड़ा पहनते थे, शरीर पूरा खुला, भगतों जैसा आध्यात्मिक जीवन जीना उनका शैली था। कबीर पंथियों जैसी टोपी थी उनकी। कबीरदास जी को देखे होंगे कहीं ना कहीं फोटो में, तो उनकी टोपी यहाँ तक है, फिर ऐसे आकर ये कान को बाहर निकाले रखने के लिए टोपी में गैप बना रहता है, कबीर पंथी टोपी कहलाता है। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, एक खास किस्म का चंदन का लेप बालों पर लगा लेते थे। वो रामानंदी चंदन उनके मस्तक पर हमेशा चमकता रहता था। जाड़े में तो कंबल ओढ़ लिया करते थे, काला कंबल, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। वो रामानंदी चंदन जो था उनका, वो नाक के एक छोर से एकदम औरतों के सिंदूर का जो टीका होता है वैसे शुरू होता था, इस तरह से। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। तुलसी का जो डंठल होता है, स्टेम्स, वह तोड़ तोड़ कर सुखा कर उससे माला बनता है, तो गले में वो माला पहनते थे। तो उनका हाव भाव, पहन पहनाव, शक्ल, जिस तरीके का उनका वस्त्र था धारण करना, वो सब देख के लगता है कि वो एक बहुत ही उत्तम कोटि के भगत थे, भक्ति थी उनके अंदर। ऊपर की तस्वीरों से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अच्छा, ये जो मैंने कहा कि सारा वेशभूषा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भगत है, लेखक ने भी यही दर्शाया है। कहा है कि ऊपर जो मैंने कुछ भी विवरण दिया है, इन सारे विवरण को देखकर आप ये ना समझ जाना कि वो साधु थे। साधु लोग जानते हो ना, घर बार छोड़ देते हैं, जंगलों में पहाड़ों पर घुमा करते हैं, साधना करते हैं, संसार से कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसा नहीं थे बाल गोविंद भगत। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, बिल्कुल गृहस्थ, वो एकदम गृहस्थ थे, पूरी तरह से गृहस्थी संभालने वाले, घर बार। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेखक कहते हैं कि उनकी गृहिणी यानी उनकी पत्नी का हमको याद नहीं आता है, बहुत मैं छोटा था तभी उनकी पत्नी का मृत्यु हो गया। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था, लेकिन हाँ, उनका बेटा कैसा था और उनका पतोहू वो मुझे याद है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। बाल गोविंद भगत जी का थोड़ा सा खेती बाड़ी भी था, जिसके ऊपर खेती वेती करके फसल अनाज पैदा कर लेते थे, और एक साफ सुथरा सुंदर घर भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। अब भाई, जिसके पास गृहस्थी होती है, खेती बाड़ी करता है, धन कमाता है, अपने परिवार का देख रेख करता है, ऐसा आदमी साधु कैसे होगा? और जो साधु होगा वो ये सब नहीं करेगा, घर परिवार नहीं होगा। लेकिन इनके अंदर दोनों बातें थी। गृहस्थी संभालने के साथ साथ साधु की जो जो क्वालिटीज होती हैं, वो सारी विशेषताएं, सारे गुण इनके अंदर थे। कबीर को साहब मानते थे भाई, कबीर को ये अपना खुदा, अपना भगवान मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते। कबीर तो न जाने कब के मर गए,
लेकिन उनकी वाणी, उनकी साखी, उनके उपदेश, ये उसे अपने जीवन में उतारते थे बखूबी। उन्हीं के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन पर ये आगे बढ़ते थे। झूठ नहीं बोलना, खरा व्यवहार रखना, साफ सुथरा एकदम सीधा साधा व्यवहार, किसी से भी किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। बड़ा छोटा ये सब नहीं सोचते थे वो। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। ये सब साधु का ही तो लक्षण है। अब तुम्हारा कोई सामान रखा है, मैं जाकर उसे उठा लाऊं तुमसे बिना पूछे, ये साधु का हरकत नहीं है। ऐसा ही उनका स्वभाव था, किसी से बिना पूछे उसका सामान यूज नहीं करते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। ये जो नियम का पालन करते थे ना, वो जो ऊपर मैंने बताया सब कुछ जो यहाँ लिखा हुआ है, इन सारी बातों को इस हद तक वो मानते थे कि कई लोग तो हैरान हो जाते थे। भाई, अरे कभी तो नियम तोड़ो, कभी तो कर लिया करो जरूरत के मुताबिक। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। मतलब किसी के खेत में सुबह सुबह लोटा लेकर नहीं दौड़ जाते थे बाथरूम के लिए। उसमें भी उनको चिंता होती थी कि किसी के खेत में नहीं बैठना है, अपने खेत में जाओ। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। थे तो गृहस्थ, घर का काम बार देखने वाले, पत्नी बच्चे देखने वाले, लेकिन सारा व्यवहार अपने साहब, अपने कबीर के अनुसार ही करते थे। कबीर पंथी थे पूरी तरह से। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब है, साहब के दरबार में मतलब उनका जहाँ गांव था, जहाँ घर था, वहां से 4 कोस की दूरी। एक कोस में करीब करीब 3 किलोमीटर होता है, तो 4 कोस का मतलब 12 किलोमीटर। करीब करीब उनके घर से 12 किलोमीटर दूर एक मठ था, मंदिर टाइप का, कबीर पंथियों का। सारे कबीर को चाहने वाले भक्त वहां आकर बैठते, पूजा करते, उनकी साखी गाते, उनका उपदेश पढ़ते, दोहे पढ़ते, भजन करते। वहां पर जाते थे कब? जब उनका खेती का फसल कट जाता था ना, तो फसल को अपने सिर पे लाद कर वहां ले जाते थे दान देने के लिए सबसे पहले। और जो कुछ भी वहां बच जाता था उसे पहले भेंट करते थे, प्रेजेंट करते थे। और जो बच जाता था वो प्रसाद के रूप में जो उनको मिलता था वही घर ले आते थे। उसी से उनका गुजारा होता था, उसी से अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। अच्छा, ये सब जो उनका स्वभाव था बाल गोविंद भगत का, इन सब के ऊपर भी एक और चीज था जिससे मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस और इन्फ्लुएंस होता था। और वो क्या था? बाल गोविंद भगत का गायकी, उनका सुर और ताल। वाह, क्या मधुर गान गाते थे, हमेशा सुनने को मिलता। कबीर के वे सीधे साधे पद, सीधे साधे पद मतलब जो कबीर के 2-2 लाइंस के पद होते हैं ना, जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। अब जो पद है वो तो हमेशा ही निर्जीव नजर आता है किताबों में लिखा हुआ। जब उसको बाल गोविंद भगत, जब उसको सुर और ताल मिला करके जब गाना गाते थे, तो ऐसा लगता था जैसे जिंदा हो गया। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। अब आप बच्चों को नहीं पता होगा कि रोपनी क्या होता है। तो जब धान की खेती करते हैं ना, तो आषाढ़ सावन भादों के महीने में बारिश होती है, उससे मिट्टी क्या होता है, नरम हो जाता है भीगने के बाद। फिर उसमें हल चलाया जाता है। और कहीं कहीं पर क्या होता है कि जब 10 इंच 15 इंच का जब बड़ा हो जाता है पौधा धान का, तो उसको क्या करते हैं, दूसरे खेत में फिर गाड़ते हैं। एक खेत से निकाल के दूसरे खेत में गाड़ा जाता है, उसी को कहते हैं रोपनी, धान की रोपनी। तो कहीं पे रोपनी चल रही है, कहीं पे हल चल रहा है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। पानी भरे खेत मतलब खेत को पूरा डुबा दिया जाता है पानी में, एंकल के ऊपर तक। और उसी में घुस कर एक खेत में से पौधे को निकाल निकाल के दूसरे खेत में गाड़ते हैं जमीन में। तो सारे लोग उस मिट्टी में कीचड़ में उछलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे। औरतें कलेवा लेकर, मेड़, कलेवा क्या होता है भाई, खाना खाना मतलब जो दोपहर का खाना होता है। किसान काम कर रहा है तो उसकी पत्नी खाना लेकर आती है, सिर पे पोटली बनाकर, फिल्मों में देखे होंगे। पेड़ के नीचे आकर बैठ गया किसान, हाथ पांव धोकर खाना खा लिया। तो औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी रहती हैं। आसमान बादल से घिरा हुआ है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ये सब सिचुएशंस है, परिस्थितियां हैं। ऐसे ही समय
आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। अब सोचो, इमेजिन करो, कितना प्यारा सा मौसम है और ऐसे ही मौसम में एक सुंदर सा गान छेड़ देते थे बाल गोविंद भगत। यह क्या है, कौन है भाई, कौन गा रहा है ये? यह पूछना नहीं पड़ेगा, सबको समझ में आ जाता था कौन गा रहा है, बाल गोविंद भगत। बाल बो बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं और साथ साथ गा रहे हैं। क्या सुंदर आवाज, कितनी स्वीट वॉइस। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध मतलब पूरा सीक्वेंस में, एक लाइन में, पंक्ति में, क्यूयू बोलते हैं पंक्ति का मतलब। उनकी जो उंगलियां होती थी हाथों की, एक एक धान के पौधे को पूरे पंक्ति में मतलब लाइन में, सीरीज में गाड़ते जाते थे, खेत में बिठाते रहते हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। और उनका जो संगीत है, उंगलियां किस पे चल रही हैं, धान के पौधे पर, और उनका जो आवाज है वो, उनका स्वर संगीत के जीने पर चढ़कर, संगीत का जीना, जीना जानते हो क्या होता है? हाँ, सीढ़ी, हाँ गुड। संगीत के सीढ़ी पे चढ़ाकर, इमेजिन करो कि संगीत का कोई एक सीढ़ी है। अब मेरी आवाज को मैं उस सीढ़ी पे पहुंचा दिया और बोल रहा हूँ कि अब यहाँ से उड़ जाओ स्वर्ग में। मतलब स्वर्ग का सुख मिलेगा, ऐसा आनंद उनके गाने में। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर, मतलब वो जो स्वर था, उनका जो स्वर लालित्य था, इतना सुंदर कंठ में जो गाना गाते थे, उसका कुछ हिस्सा तो स्वर्ग में पहुंचा देते थे और कुछ हिस्सा उस गाने का, गीत का, धरती पर खड़े हुए वे लोग जो खेतों में टखने के ऊपर तक घुसकर धान का खेत गाड़ रहे होते हैं, उनके कानों तक पहुंचता था। क्या पहुंचता था? उनका सुर, आधा सुर स्वर्ग, आधा सुर धरती पर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं उनकी आवाज को सुनकर। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, और वो जो मेड़ पर खड़ी हुई औरतें हैं खाना वाना लेकर, उनका भी होठ कांपने लगता है, थिरकने लगता है, गुनगुनाने लगती हैं गाना। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। हलवाहों मतलब जो हल चला रहे हैं, उन लोगों को भी पैर झूमने लगता है, हिलने लगता है। जब कोई म्यूजिक बजता है तो हमारे तुम्हारे पैर भी हिलने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। सबका जो उंगलियां होती है ना, सीक्वेंस में म्यूजिक के ताल पे चलना शुरू हो जाती है, फटाफट ऐसा ताल पे ऐसे ऐसे चलाना शुरू कर देती हैं उंगलियां। जमीन में सब लोग गाड़ रहे होते हैं पौधे को। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? ओह, क्या कहा जाए। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, भादों की, भादों मतलब सावन के बाद भादो आता है। वह अंधेरी अधरतिया मतलब आधी रात, एकदम अंधेरा, सावन के महीने का। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुई है। एक घटना बताया जा रहा है, थोड़ी देर पहले अभी बारिश खत्म हुआ था। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो सकता है चारों तरफ बिजली कड़केगी, बादल गरजेगा, तो हो सकता है आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, किंतु झिल्ली को झंकार या दादुरों को टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। चाहे कोई भी जीव जंतु किसी भी तरह का टर टर आवाज कर रहा हो, चाहे दादुर हो, चाहे और भी कीड़े मकोड़े हों, उन सब की आवाज में आप बाल गोविंद भगत के संगीत को झुठला नहीं सकते, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। इतना सुंदर संगीत बाल गोविंद भगत का, अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। कोई भी आवाज हो, मेंढकों का टर टर हो, ऐसा नहीं है कि वो टर टर इतना पावरफुल है कि बाल गोविंद भगत की आवाज को अपने अंदर समेट लेगा या दबा देगा, ऐसा नहीं है। उनकी म्यूजिक, उनका संगीत सबसे ऊपर रहता था। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। खजड़ी ले लेते थे, बजाते रहते थे। उनकी खजड़ी, खजड़ी जानते हो ना, डफली जैसे होता है, जिसमें झंझनाहट के लिए वो लगा रहता है, वो बजता है। उनकी डफली बज पड़ती थी, डिमक डिमक, ये एक तो ऑनोमेटिक साउंड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, डम डम करके बज पड़ती थी। और वे गाना गा रहे होते हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, ऐसा गाना गाते थे। ये भोजपुरी शब्द है। गोदी में पियवा मतलब लैप में जो प्रेमी है वो लेटा हुआ है, चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, और गोदी में लेटकर वो चमक जा रहा है, मतलब स्टार्टल्ड हो जा रहा है, चमक जा रहा है, चिहुक जा रहा है। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। ये एक ऐसे
विरह वेदना में पीड़ित, विरह वेदना मतलब सेपरेशन में पीड़ित किसी महिला के बारे में गाना है, जो महिला की गोद में उसका बिलव्ड जो है ना, उसका लवर लेटा हुआ है, लेकिन वो इतनी इनसिक्योर है अपने पति या अपने लवर को लेकर कि गोदी में लेटा हुआ है, फिर भी उसको ऐसा लगता है कि नहीं है मेरे पास। चमक जाती है, कहाँ गया, मुझसे दूर चला गया, ऐसा चमक जाती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। ठीक, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में, अब भादों का आधी रात में कितना बादल से भरा हुआ है आकाश, उसी आधी रात में उनका यह गाना उस अंधेरे में किसको नहीं चौंका देगा बताओ। सभी लोग चौंक जाते थे ये गाना सुनकर, क्या सुंदर गाना, कितना मीनिंगफुल। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, सारा संसार निस्तब्धता मतलब एकदम शांति में सो गया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। जब सब लोग सो जाते थे तब भी वो गाना गाते थे। वाह, वो खुद जागते थे, उनका संगीत जागता था और उनका संगीत सभी को जगा देता था, सोते हुए लोगों को भी जगा देता था। क्या गाते थे भाई रात के टाइम में? तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, ऐसा गाते थे गाना कि तेरी गठरी जो है ना, जो तू संभाल के बैठा है, उसके ऊपर ताक लगा के बैठा है चोर, अब जाग जा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग गाते थे, शाम होते कोई और गाना, रात को कोई और गाना, और कार्तिक महीना जब आता था तो उसमें प्रभातियां शुरू कर देते थे एकदम मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में, जो फागुन तक चला करती थी। कार्तिक महीना से लेकर फागुन, फागुन मतलब होली का महीना, होली के महीने तक चलती थी उनकी प्रभाती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते थे, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर सवेरे सवेरे उठ जाते थे और कोई देख नहीं पाता था। नदी स्नान करने जाते थे सुबह सुबह, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी ले जाकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। ये उनका डेली का रूटीन था, कार्तिक महीना से फागुन तक। ना जाने कब सुबह सुबह उठ के पहुंच जाते थे कहाँ, नदी, नहा धोकर लौटते वक्त अपना खजड़ी लेकर के, वही डफली लेकर बैठ जाते थे भिंडे पर, मतलब ऊंचे स्थान पर, पोखरे के पास। पोखरा जानते हो ना, पौंड, गांव का पौंड। और उसके बाद अपना गाना टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। मैं मतलब कौन? लेखक। लेखक कह रहे हैं मैं तो भाई शुरू से ही देर तक सोकर उठता हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। माघ और पूस महीने में बहुत ठंड पड़ती है, जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी। कह रहा राइटर कि उस समय में भी एक बार ऐसा हुआ कि मैं देर तक सोता हूँ, लेकिन वो सुबह सुबह इतना सुंदर म्यूजिक छेड़ दिए, संगीत, कि हमको जल्दी से उठ के भागना पड़ा। किटकिटाने वाली सर्दी, दांत किटकिटा रहा था, मैं उठ के चला गया उनका संगीत देखने के लिए। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे भी नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, लोही मतलब लालिमा। पूरब के दिशा में हल्का हल्का लालिमा आ गया था, सूरज उगने वाला था, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। वहां पर ईस्ट के साइड में, पूरब की दिशा में शुक्र तारा है, वो शुक्र तारा उसके लालिमा को और थोड़ा सा बढ़ाते जा रहा था। मतलब लाइट का इफेक्ट नजर आ रहा था तारे की वजह से, तारा का जगमगाना और रोशनी लालिमा लिए हुए अलग। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था, इतना ठंडा। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। पूरे वातावरण में, इन्वायरमेंट में अजीब सा मिस्ट्री नजर आ रहा था कि भाई कैसा ठंडा है। चारों तरफ ड्यू ड्रॉप्स, ओश की बूंदें। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह होके बैठे हुए थे। कुश क्या होता है? पूजा पाठ में यूज होता है, एक तरह का ग्रास है, येलो येलो तरह का होता है, या ग्रीन का भी होता है। अगर कच्चा है तो ग्रीन है, पक जाता है तो येलो हो जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा शार्प होता है, नुकीला होता है। वो कुश पूजा में काम आता है। उसी कुश की चटाई पे पूरब की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था, काली कमली ओढ़े। कौन? बाल गोविंद अपनी खजड़ी लिए बैठे हुए थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा हुआ था, एक से एक शब्द निकले जा रहे हैं, गाना गाए जा रहे हैं। उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। मतलब कई बार नहीं होता है, गाते गाते कोई कोई इतना एक्साइटेड हो जाता है, हाथ वाथ ऐसे फेंकते हुए, ऐसे करते हुए, खजड़ी बजाते हुए, एकदम ऐसा लगता था अभी उठ के खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक ही जा रही थी उनके। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु पर
तब तक चमक ही पड़ते थे, जब तक चमक ही पड़ते थे। कहने का मतलब श्रम बिंदु किसको बोलते हैं? पसीना को। तारे के नीचे मतलब खुले आसमान के नीचे वो बैठे हुए थे, सिर पे कंबल ओढ़ के, डफली बजाने के चक्कर में और एक्साइटेड होने के चक्कर में कंबली फिसल जा रहा था, और वो लग रहा था अभी उठ के खड़े हो जाएंगे। और उनका गाना और बजाने से इतना मेहनत हो रहा था उनके बॉडी में कि श्रम बिंदु उनके ललाट पे चमक रहा था, फेस पे पूरा पसीना से भरे हुए, और हम लोग का दांत किटकिटा रहा था। तो यहाँ तक आज रहेगा, नेक्स्ट डे कंप्लीट हो जाएगा ये।